ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13 आ चुका है। और सच बताओ तो इस एपिसोड के अंदर काफी सारे फाइट सीन्स हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले यार आप थोड़ा एपिसोड वगैरह देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना, जो भी आपको चीजें समझ नहीं है उसके लिए, ओके ना। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा थोड़े बहुत फाइट सीन्स ऐड करने की, यानी कि एनिमेटेड सीन्स ऐड करने की। एक वीडियो पे तो आपके लिए रिस्क उठा सकता हूँ, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सच में काफी सारे फाइट सीन्स है। तो यार उसकी इमेजेस दिखाना ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, उससे बेटर ये रहेगा कि हम वीडियो फुटेज दिखाए, है ना। तो इस एपिसोड के लिए हम थोड़ा कंटेंट यूज करने वाले हैं एनिमे के अंदर से, तो यार उसके लिए लाइक तो कर ही देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में शिबुया के टावर के पास मेगुमी से यूजी अलग हो गया था और वो यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे भाग रहा होता है शिबुया स्टेशन की तरफ। जब वो इधर यहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर से भाग के जा रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कई सारे सिविलियंस के ऊपर ट्रांसफिगर ह्यूमंस अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये गिनती में सच में काफी ज्यादा होते हैं। वो इनको देख के रुक जाता है और वो यही सोचता है कि अगर वो अपनी पूरी कोशिश भी करेगा तब भी वो सबको नहीं बचा पाएगा। साथ ही साथ वो शिबुया स्टेशन के काफी नजदीक आ चुका है जहाँ पे गोजो है, ठीक है ना। तो उसे करना क्या चाहिए? तभी यहाँ पे साइड में से उसको स्पाइस कॉर्ड रो की आवाज सुनाई देती है, यानी कि ये कोई बोलता है, ओके। और ये आवाज उसे सुनी सुनी लगती है और जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि टोगे होता है। वो यहाँ पे उसको पीस साइन दिखाता है और यूजी कूद के यहाँ पे इनोमाकी के पास आता है और उससे कहता है कि बाकी सिविलियंस को बचाओ। और इसके रिस्पॉन्स में इनोमाकी सैल्मन सैल्मन कहता है और इटाडोरी यहाँ से भाग के निकल जाता है स्टेशन की ओर और इन ट्रांसफॉर्मर ह्यूमंस को अपने सेनपाई के ऊपर छोड़ देता है। जब यूजी इधर से चले जाता है तो भाई टोगे अपना टर्टल नेक को अनजिप करता है और एक कर्स मेगाफोन बाहर निकालता है और जिसके बाद वो अपने कर्स स्पीच का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर ह्यूमंस को रोक देता है, ठीक है। वो कहता है डोंट मूव, और साथ ही साथ लोग भी रुक जाएंगे, है कि नहीं। ये बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कर्स स्पीच सिर्फ कर्स यूजर्स के ऊपर या फिर कर्सेस के ऊपर ही असर करती है या फिर नॉर्मल इंसानों के ऊपर भी। यहाँ पे तकरीबन रात के 10:10 हो रहे होते हैं और यूजी शिबुया स्टेशन पे पहुंच चुका होता है। उसको ये बात नहीं पता होती है कि चोसो अंदर ही उसका वेट कर रहा होता है अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। जब यूजी यहाँ से भाग रहा होता है तो वो देखता है कि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा सुनसान है और उसके हिसाब से तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को ट्रैप किया जाना था और इस स्टेशन पे काफी लोग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। उसको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कहीं वो खो तो नहीं गया, कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। यहाँ पे सीढ़ियां होती है, वो उनके ऊपर से कूद के भाई सीधा नीचे आता है और उसका आमना सामना होता है चोसो से। ये दोनों ही एक दूसरे को देख के थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं, लेकिन चोसो यहाँ पे सबसे पहले अटैक कर पाता है यूजी के ऊपर, क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि उसके दोनों भाइयों की मौत के पीछे यूजी का हाथ था। जैसे उसकी नजर यूजी के ऊपर जाती है तो वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है और इस अटैक की जो स्पीड होती है सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। कहा जाता है कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे मैच करती है इस अटैक की स्पीड, जिस वजह से यहाँ पे यूजी को इनफ टाइम नहीं मिल पाता अपने आप को डिफेंड करने के लिए और इसी वजह से उसके लेफ्ट हाथ में एक छेद भी हो जाता है। वो यहाँ पे अलर्ट हो जाता है और वो बाकी अटैक से बचने की कोशिश करता है और ये बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह होता है अटैक, जिससे कि सीलिंग वगैरह भी भाई टूटना शुरू हो जाती है जो गलती से उस सीलिंग के ऊपर अटैक हुआ होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक साइन बोर्ड होता है उनके ऊपर जिसके 2 हिस्से हो जाते हैं। यहाँ पे वो अपने हाथों के बीच में से फिर से ब्लड का स्ट्रीम निकालता है, कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे यूजी बचा के जोसो के काफी नजदीक आ जाता है, इस पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से बचने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जोसो और भी ज्यादा ब्लड से उसके ऊपर हमला कर पाए, यहाँ पे यूजी उसको अपर कट दे के अपने लेफ्ट हाथ से ही अटैक करता है। यहाँ पे जोसो उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और साथ ही साथ वो यूजी के ऊपर भी अटैक करता है, जिससे कि भाई यूजी दर्द से चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पे यूजी उसके ऊपर अपना डबल इम्पैक्ट वाला पंच करता है, ठीक है, जिससे देख के जोसो थोड़ा सा अमेज हो जाता है। वो कहता है यार ये कैसी अजीब सी टेक्निक है। जब ये दोनों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं जो जोसो इधर यूजी से यही पूछता है कि क्या मेरे दोनों भाइयों ने मरने से पहले कुछ कहा था, उनके कोई आखिरी शब्द थे। तो यहाँ पे यूजी जब थोड़ा बहुत याद करता है कि ये किसकी बात कर रहा है तो वो कहता है कि हाँ वो रो रहे थे, जिसको सुन के यहाँ पे सच में यार उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है चोसो को और वो अपने भाई एसो और केजुजो को बोलता है कि देखो अपने बड़े भाई को। यहाँ पे वो अपना काफी सारा ब्लड इस्तेमाल करता है यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए और भाई वो सच में काफी ज्यादा गुस्से में हो चुका होता है। अलग अलग तरीके के अटैक्स वो यूजी के ऊपर करता है। यूजी भाई बार बार इन अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई चोसो की ये जो टेक्निक होती है सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे कि यूजी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है। यूजी समझने की कोशिश करता है कि उसकी जो ब्लड स्ट्रीम वाली टेक्निक है सच में काफी ज्यादा फास्ट है और उसके पास 50-50 चांस है उसके अटैक से बचने का। अगर थोड़ा सा भी ध्यान उसका बटा और ये स्ट्रीम अगर उसके सर पे लग गई तो भाई उसका खेल खत्म हो जाएगा, वो मर सकता है, ठीक है ना। यूजी मन में ये सोचता है कि बस उसको ये पता लगाना है कि वो कब उसके ऊपर अटैक करेगा। तो वो यहाँ पे जंप करता है, जिसके बाद भाई चोसो को ऐसा लगता है कि वो उसको उकसा रहा है और चोसो भाई सच में उसके सर के ऊपर ही एम करता है। यहाँ पे यूजी पहले अटैक से
बच के उसकी तरफ भागना शुरू करता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार पहला अटैक थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके बाद वो इन स्ट्रीम को फॉलो करके उनसे बच सकता है, जिसके बाद वो उसके काफी नजदीक आ जाता है और वो ये कहता है कि मेरे को जैसा लग रहा था वैसा ही है, ये जो इसका पहला अटैक होता है वही सबसे ज्यादा फास्ट होता है, अगर मैं एक बार उससे बच जाऊं तो मैं आसानी से उसके पास आ सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे भाई चोसो अपने सुपरनोवा का इस्तेमाल करता है, जिससे भाई उसके पीछे जो कुछ ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो फट जाते हैं और इससे भाई काफी डैमेज हुआ होता है यूजी को। यूजी यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे चोसो एक डैगर बना लेता है, एक चाकू टाइप, उससे वो उसके दोनों पैरों पे हमला करता है। चोसो यहाँ पे सच में काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहा होता है भाई यूजी को, और भाई यूजी को सच में काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी मेकामारू का डिवाइस बचता है और वो ये कहता है कि हे सिचुएशन क्या है। यहाँ पे यूजी एक कवर ले लेता है और बेसिकली मेकामारू को समझ आ जाता है कि चोसो इधर ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कामो करता है। अब आपको पता होगा कामो, जानते होगे आपको, वो 3rd ईयर वाला बंदा, ठीक है ना। भले मेकामारू को उसकी वीकनेस नहीं पता होती, लेकिन ये एक खास टेक्निक है जो कि कामो के क्लैन में बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ब्लड मैनिपुलेशन। कन्वर्जेंस की मदद से ये लोग भाई ब्लड को काफी ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर में, और उसकी मदद से वो अपने पियर्सिंग ब्लड और ब्लड ब्लेड जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल क्लोज, मिड और लॉन्ग तीनों रेंजेस में किया जा सकता है, जिस वजह से भाई ये अनबीटेबल है एक तरीके से। भले यहाँ पे मेकामारू को उसकी कोई वीकनेस नहीं पता होती, लेकिन एक तरीका होता है मेकामारू के पास जिसके सिर्फ 10% चांस होते हैं सक्सेसफुल होने के। तो वो यहाँ पे यूजी से ये कहता है कि तुम एक बाथरूम ढूंढो, बाथरूम ढूंढ के उसके अंदर चले जाओ, अगर ये तरीका फेल हो गया तो तुम्हें मरना होगा यूजी। तो यहाँ पे यूजी भाई बाथरूम की तरफ भागना शुरू करता है। भले चोसो उसको भाई एक राउंड अटैक देता है, बिल्कुल सीलिंग जमीन वगैरह सब टूट जाती है, लेकिन उससे किसी तरह बच बचा के यूजी बाथरूम की तरफ भागता है। चोसो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो यही कहता है कि उस साइड तो सिर्फ बाथरूम है और एस्केलेटर है, तो भागने का कोई रास्ता नहीं है यूजी के पास, फिर चाहे वो कितना ही बच के भागे चोसो उसे पकड़ ही लेगा। तो यहाँ पे अंदर से भाई तोड़ फोड़ की आवाज आने लग जाती है। पहले चोसो सोचता है कि शायद यूजी बहुत ज्यादा डेस्परेट है बचने के लिए, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि यूजी ने ही उसके दोनों भाइयों को मारा है, तो वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है फिर वो ऐसी हरकतें करे, तो जरूर वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। यहाँ पे जब चोसो बाथरूम के पास आता है तो अंदर से आवाज आती है मेकामारू की, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, तो अंदर क्यों नहीं आते तुम। तो जैसे यहाँ पे चोसो अंदर आता है तो वो देखता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है यार, उसको उकसाया जाता है। तो वो यहाँ पे जब अंदर आता है तो देखता है कि इधर सारे स्प्रिंकलर, सारे टैप्स तोड़ दिए गए होते हैं और हर जगह पानी पानी उछल रहा होता है। मेकामारू कहता है कि देखा, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितनी आसान था, बिल्कुल तुम्हारे भाइयों की तरह। तो यहाँ पे चोसो इस डिवाइस को तोड़ देता है और पीछे से भाई यूजी आके एक कर्स पंच मारता है चोसो के ऊपर। तो यहाँ पे भाई चोसो तैयार होता है लड़ने के लिए और मेकामारू कहता है यही तुम्हारा आखिरी चांस है जीतने का। तो चोसो के पीछे जो कन्वर्जेंस बॉल होती है उनके ऊपर पानी गिर रहा होता है, जिस वजह से ये डाइल्यूट हो जाती है और फट जाती है, और इसी वजह से उसका सारा का सारा खून हर जगह फैल जाता है। हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की कुछ खासियत है कि जो ये ब्लड होता है इसकी कोगुलेशन प्रॉपर्टीज, यार चलो मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाता, देखो यार जो ब्लड है वो एक लिक्विड है और उसको एक तरीके से गोल आकार शेप देने के लिए, फिर किसी भी शेप को देने के लिए एक मेम्ब्रेन टाइप बनाई जाती है ब्लड के आउटर जगहों पे, ठीक है ना। और इसी वजह से जब उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो मेम्ब्रेन्स जो होती है वो वीक हो जाती है और ब्लड हर जगह फैल जाता है, जिस वजह से यहाँ पे चोसो इस समय अपने ब्लड को किसी भी तरीके की शेप नहीं दे सकता है पानी की वजह से। इसका मतलब ये है कि जो मेकामारू का अंदाजा था वो बिल्कुल ठीक था, चोसो अपनी बॉडी के बाहर के किसी भी खून को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अब क्योंकि चोसो को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई का, इस वजह से वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। जिसके बाद यूजी को भी समझ आ जाता है कि भाई अब एक चीज तो है कि उसके ऊपर अपर हैंड है और वो अब आमने सामने की टक्कर दे सकता है चोसो को। यहाँ पे ये लोग फिर से हाथापाई करना शुरू करते हैं और एक दूसरे को भाई अटैक करना शुरू करता है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे यूजी उसके ऊपर अपना हेडबट वगैरह भी देता है और उसे लगता है कि अब वो जीत जाएगा, लेकिन चोसो ने अपना एक ब्लड क्लॉट ऐसा बचा रखा था जो कि उसने बाहर नहीं निकाला था पानी से बचाने के लिए। उसने यहाँ पे अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको काफी ज्यादा पावरफुल बना रखा था, जिसके बाद यहाँ पे एक भाई ब्लड बुलेट टाइप की निकलती है उसके हाथों में से। इस टेक्निक का नाम होता है ब्लड मैनिपुलेशन ब्लड मीटियोरॉइड, और इससे भाई यूजी का जो लिवर होता है वो भाई मतलब क्या बोलूं मैं, उसके अंदर छेद हो जाता है। उसके ऊपर अटैक किया होता है सीधा चोसो ने, ठीक है। यूजी ये सोचता है कि उसको तो लग रहा था इसके पास अब कोई और लॉन्ग रेंज अटैक बचा नहीं है, लेकिन शायद भाई वो गलत था और कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन है उसकी बॉडी का जिसके ऊपर भाई ये अटैक किया गया है, और उससे भाई वो डगमगा जाता है बिल्कुल, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, हाथ और पैरों में लगना चलता है, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स पे लग जाए तो यार इंसान डगमगा ही जाता है। वो अपने क्लासमेट्स को याद करता है, अपने सीनियर्स को याद करता है और साथ ही साथ गोजो को याद करता है। वो यही बोलता है कि उनके लिए उसे इस बंदे को यहीं पे रोकना होगा, फिर चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। यहाँ पे दूसरी ओर चोसो की वाट लग चुकी होती है, उसका एक दांत टूट के हाथ में आ चुका होता है और वो यही कहता है कि सिर्फ 3 बार यूजी ने उसके ऊपर अटैक किया और भाई काफी तगड़ा डैमेज दिया है उसको, ठीक है ना। वो तो अभी यूजी का ध्यान नहीं था, इसलिए वो अपनी ब्लड बुलेट का इस्तेमाल कर पाया और ब्लड मेटेरियल की जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी हार्डनेस की वजह से है। सिर्फ आमतौर पे जो ब्लड मैनिपुलेशन वाले सॉर्सरर्स होते हैं वो इस तरीके से अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे
जैसे चोसो ने ब्लड मीटियोराइट में किया था, वो सारे ब्लड मैनिपुलेशन के सोर्सेज भी सारे के सारे ब्लड वेसल्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते जैसे चोसो ने किया। तो ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करने के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसको पता होता है कि यार यूजी और भी ज्यादा खतरनाक है और उसके लिए वो ये साइड इफेक्ट उठाने के लिए तैयार है। भले ही इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी इस चांस को वेस्ट नहीं करेगा। जिस वजह से वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से भाई अपने हाथों को कवर टाइप कर लेता है ब्लड के अंदर, और तुम लगा लो उसके हाथ काफी ज्यादा हार्ड हो चुके होते हैं जैसे उसकी मीटियोराइट बुलेट थी। यहाँ पे ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे चोसो जो भी वेपन बनाने की कोशिश करता है अपने ब्लड से, वो भी पानी की वजह से थोड़ी देर बाद भाई ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है ना, जिस वजह से उसे खुद भी परेशानी हो रही होती है काफी ज्यादा यूजी से निपटने में। यहाँ पे यूजी मन में ये सोचता है कि उसने शुरुआत के अटैक के बाद अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, तो चोसो को ऐसा लग रहा होगा कि उसका लेफ्ट हैंड बेकार हो चुका है। तो यहाँ पे अपने ब्लैक फिस्ट अटैक का इस्तेमाल करके भाई अटैक करता है उसकी छाती के ऊपर। भले उसके ऊपर अटैक लगता है लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वो यहाँ पे यूजी का भाई हाथ पूरा डैमेज कर देता है और उसको भाई दूर उड़ा देता है। हमें दिखाया जाता है कि चोसो ने अपना राइट चेस्ट पूरा का पूरा ब्लड के अंदर भिगो रखा होता है, यानी कि हार्डन कर रखा होता है, कह सकते हैं हम, है कि नहीं। जिसके बाद भाई यूजी के होश उड़ चुके होते हैं और चोसो आता है उसे खत्म करने के लिए और वो यही कहता है कि मरने के बाद मेरे भाइयों से माफी मांगना। तभी यहाँ पे हमें सुकोना का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि लानत है तुम पे, ऐसे लल्लू पंजू से हार गए तुम। जिसके बाद यहाँ पे भाई चोसो को कुछ होने लग जाता है, भाई उसका दिमाग खराब होने लग जाता है, उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और कुछ ऐसी मेमोरीज उसके दिमाग में आने लग जाती है जो कि पहले कभी नहीं थी। वो देखता है इन मेमोरीज के अंदर कि वो अपने भाइयों के साथ इधर एक पिकनिक पे होता है, खाना वाना खा रहा होता है और इनके साथ यूजी भी होता है और यूजी भी इनको खाना खिला रहा होता है। बेसिकली इन मेमोरीज में चोसो यूजी को अपने भाई की तरह देखता है और ऐसा उसको दिखाई देता है कि यूजी भी इन लोगों को अपना भाई मानता है, ठीक है ना। जिसको देखने के बाद यहाँ पे चोसो को अजीब सा फील होता है और वो यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद एंड क्रेडिट सीन में हमें इधर दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है। हमें उनके फेस क्लियर नहीं दिखाया जाते लेकिन इनको देख के ऐसा लगता है कि जो गेटो की असिस्टेंट्स थी वही है ये दोनों, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ से आती है और ये लोग यूजी को ढूंढ रही होती है, अभी भी यूजी की सांसें चल रही होती है, ठीक है ना। और ये दोनों यही कहती है कि चलो फिर ठीक है ये जिंदा है तो काम शुरू करते हैं। तो यार भाई करने क्या वाले हैं यार, ये मे बी यूजी को जिंदा करने वाले हैं, मे बी सुकोना के फिंगर्स खिलाने वाले हैं। ये तो यार आप लोग ही बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या होने वाला है आगे, आपको क्या लगता है। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्सडे आएगा रात में और हम रात को जगने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट थर्सडे। मुझे पता है कुछ टाइम से डिले है वीडियोस, बाकी सब डाल देते हैं एपिसोड और मैं नहीं डाल पाता, बट इस वीक से मैं ट्रैक रखना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मेरी आवाज पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो यार इनफ रीजन है ये सब करने का, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।